वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। ही इज हियर इन इस्लामाबाद एंड वी थॉट यू नो बी अ ग्रेट टाइम टू हैव दिस कन्वर्सेशन। आई रिसेंटली मेट हिम एट द पाकिस्तान ई-कॉमर्स समिट, आई बिलीव दैट वाज व्हाट इट वाज कॉल्ड। प्राइम मिनिस्टर ने रखी हुई थी, उसके ऊपर वो सारे ई-कॉमर्स के बड़े प्लेयर्स आए हुए थे। ये साहब भी आए हुए थे। विद अस वी हैव टुडे कासिम सना रामे, हु इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ एम्पावरर्स, आई बिलीव द लार्जेस्ट एंड प्रॉब्ली द ओनली eBay centric ट्रेनिंग एंड वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मजीद हम जानेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। कॉन्वर्जेशन में स्टार्ट करूँगा एंड वी गोना टॉक अबाउट व्हाट यू डू पर्टिकुलरली बिकॉज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आजकल जो फ्रीलांसर्स हैं, जो सब तमाम लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों के बारे में देखना चाह रहे होते हैं, Amazon was all the hype a year ago, but ज़ाहिर है कितने लोग उधर जाएंगे। That's a great space to be at, but that's just one platform. तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट जस्ट टू स्टार्ट इट ऑफ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, where were you born और आपने कहाँ पे अपनी अर्ली लाइफ गुजारी है? Right. I was born in Multan, the city of saints, the oldest city. Multan is among the oldest city. और then I stayed there. और मेरे फादर बेसिकली बैंकर थे। उनका फिर कहते हैं ट्रांसफ़र हो गया लाहौर, और फिर जो मेरी अर्ली एज थी दैट वाज इन ओल्ड लाहौर। राइट। एंड देन अगेन ही ट्रांसफर्ड, फिर दोबारा मुल्तान आ गए। जब दोबारा मुल्तान आए हैं उसके बाद बस फिर कहते हैं वहीं पे रहे। एजुकेशन कुछ ऐसी थी कि मैं ज़रा थोड़ा किताबी कीड़ा टाइप था, राइट। और बुक्स का कहते मुझे बहुत शौक़ था। और बाकी यानी कि मैं अपनी क्लास में नॉर्मली मतलब फर्स्ट ही आता था। अच्छा। तो ये था कि बुक्स में मैं बहुत अच्छा था, बट मेरी सोशल लाइफ, जो मेरी सोशल साइड जो थी वो मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। राइट। आई वॉज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट गाय बेसिकली। इंट्रोवर्ट यानी कि जो बस अपने आप के अंदर ही रहता है, और यानी कि अंदर बोलने को बहुत कुछ होता था बट मुझसे बोला जाता नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। और मुझे याद पड़ता है कि मैं बॉर्न स्टैमरर नहीं था। मैं स्टैमरर यानी कि मेरी ज़ुबान में लुकनत आई। शायद आई वॉज 9 or 10 years old. I remember that. Do you think कि उसमें किसी का हाथ था इन अ सेंस कि किसी ने आपको someone made you feel like कि you're not good enough, या सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस के ऊपर एक हिट मारी जिसकी वजह से स्टैमरिंग स्टार्ट हुई? इसकी रीज़न अभी तक मेरे सामने नहीं है। आई couldn't identify अभी तक। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अब्बू बहुत ज़बरदस्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मी अल्लाह का शुक्र है। इन दोनों की मतलब ये चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग थे, और जो चीज़ मैं करना चाहता था कभी रोका नहीं उन्होंने। राइट। ये एक यानी कि बहुत बड़ा पार्ट था, ख़ास तौर पे ये जो मेरे फादर हैं उनकी तरफ से। तो इस वजह से ऐसा कोई चीज़ मेरे सामने नहीं है, लेकिन शायद एक चीज़ थी कि कॉन्फिडेंस का लैक था। शायद उस ज़माने में, यानी कि अगर मैं बात करूँ 89, 91, उस ज़माने में मतलब आपने क्या कॉन्फिडेंस और कहाँ से आना है? कोई यूट्यूब नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। यानी कि 5 मिनट के पूरे दिन में सुबह के वक्त कार्टून्स आते थे। अब हम छोटे बच्चे होते थे, 5 मिनट के कहते हैं हमने सुबह कहते कार्टून देखने। एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि यार कोई ऐसा भी चैनल होगा जिस पे सारे दिन कार्टून्स आते होंगे। और मुझे याद पड़ता है कि वेडनेसडे को 15 मिनट्स के कोई कार्टून आया करते थे PTV पे। कैप्टन प्लैनेट था और कुछ इस तरीके के थे। और उसमें भी समटाइम्स PTV हमारे साथ क्या जाती करता था कि हम कार्टून के इंतज़ार में होते थे, और सामने अचानक से ना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ इस तरीके से ठीक की जाती है। और बीइंग अ किड आप मतलब एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता था। Right. तो शायद कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि जहाँ पे हमारी इन स्किल्स के ऊपर, हमारी सोशल स्किल्स के ऊपर कहते हैं काम होता। राइट। तो बट मैं इन चीज़ों के ऊपर सोचता रहता था। बस फिर अल्लाह ताला ने फिर आगे चल के एक ऑप्शन दिया, जिसके बाद फिर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया। राइट। जो स्कूलिंग थी आपकी, वो प्राइवेट स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल थी? और मुल्तान प्राइवेट स्कूल थी। और एक्चुअली कहते हैं मैं बीच में फिर कुछ अर्सा कहते हैं मदरसे में भी रहा। आई एम हाफिज़ कुरान बेसिकली। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और इसमें ऑब्वियस बात है कहते हैं मेरी मदर का इनपुट बहुत ज़्यादा है। और यानी कि हिफ्ज़ किया तो वो यानी कि 3 या 4 साल के बाद फिर मैंने यानी कि 7th 8th मैंने नहीं पढ़ी, 6th 7th 8th
आफ्टर 5th क्लास आई डायरेक्टली जम्प्ड इनटू 9th, राइट, और बस फिर उसके बाद फिर कहते हैं पढ़ाई में लग गए। सही। यूनिवर्सिटी के लिए वेयर डिड यू गो एंड व्हाई डिड यू चूज दैट पर्टिकुलर? हाँ, ये भी एक ना कहते बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। हमारे ज़माने में कॉलेज में आप एडमिशन लेते थे कि सिर्फ आपने गवर्नमेंट कॉलेज, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान बेसिकली, और बाकी आपकी पढ़ाई सारी होती थी कोचिंग सेंटर्स में ना, यानी हम लोग ट्यूशन सेंटर्स बोलते हैं वहाँ पे। तो मेरे ना कहते हैं सेकेंड ईयर के कोई फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे। एक्चुअली मैंने किया ICS, और ICS के अंदर मेरे बहुत अच्छे नंबर्स थे। मेरे मतलब फिज़िक्स में कहते हैं 97 में खुद देख रहा हूँ यार, कहते हैं मतलब मैं इतना चीता बनता हूँ। मैथ्स में कहते हैं बहुत अच्छे नंबर्स थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अच्छा, हुआ क्या कि हमें उन दिनों पता होता था कि UET लाहौर, ठीक है, अच्छा, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी UET टेक्सला। अच्छा, मैं एक दिन ना कहते हैं कोचिंग सेंटर में था, बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ना कोई 2-3 बड़े मम्मी डैडी से बच्चे बैठे ना, कोई बात कर रहे थे कि कोई एंट्री टेस्ट है और इस तरीके से। तो जो हमारे फिज़िक्स के एक थे टीचर थे, तो उनसे मैंने कहा कि सर ये UET लाहौर के अलावा भी कोई यूनिवर्सिटी होती है? तो उन्होंने कहा हाँ, फास्ट है, नस्ट है, GIK है। तो मैंने कहा ये कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा जी नस्ट इज़ यानी कि पाकिस्तान उन दिनों इंजीनियरिंग में सेकेंड नंबर पे थी, क्योंकि JIK जो है वो नंबर 1 पे थी। और ये कौन सा साल था? इट वाज 2002 मार्च और अप्रैल, राइट, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि देयर इज़ अ नस्ट, देयर इज़ अ फास्ट, देयर इज़ अ JIK। अच्छा, वो बस ना चीज़ ऐसे मेरे जहन में आके लगी। मैंने कहा यार अच्छा, मतलब इसके अलावा भी दुनिया है। मैंने मतलब शाम को जाते ही अब्बू के साथ बात की। मैंने कहा मुझे ये मैंने कोई इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना। अब्बू ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। इन शॉर्ट ये है कि बस उसके बाद फिर प्रॉस्पेक्टस जो उसका होता है कहते हैं वो क्या मैनेज किया। बस उसके बाद फिर JIK का सेरीना में हुआ, आई क्लियर दैट। नस्ट का हुआ था मुल्तान कैंट में ही हुआ था बेसिकली, उसका एंट्री टेस्ट आई रिमेंबर। हाँ, वो भी अलग शुक्र है कहते हैं क्लियर हो गया। बस उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ सिग्नल जो है नस्क का कैंपस है। ये तो H12 में तो अब बना है ना। तो उससे पहले तो वो एक हम गए थे ये सोच के कि भाई हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बट वो स्कूल से भी आगे था। वो तो प्रॉपर आर्मी सेटअप होता है, प्रॉपर उस तरह का होगा आई एम श्योर। हाँ, यानी कि आपकी सुबह असेंबली होती थी जिसे हम लोग बोलते थे फॉलन, राइट, और उसके बाद यानी कि उसमें तलावत और सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी कहते क्लासेस में हम लोग जाते थे, और उसके बाद फिर 1:55 पे छुट्टी होती थी। बीच में आप कहीं आ जा नहीं सकते थे। गर्ल्स बॉयज़ के कैफ़ेज़ कहते हैं सेपरेट होते थे। आप ग्रास पे नहीं बैठ सकते थे, आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे। राइट, तो वो एक प्रॉपर स्कूल था, राइट, यूनिवर्सिटी के नाम पे ना। बट ऑब्वियसली वहाँ पे एक एक्सपोजर साइड पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्ट्रक्टर्स हमें कहते हैं काफ़ी अच्छे मिले, और स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे थे, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। लेकिन वहाँ पे भी आई मस्ट से कि सोशल स्किल्स पे उन दिनों भी कोई इतना अच्छा काम नहीं होता था। राइट, व्हाट आई मीन बाय दिस कि अगर एक बच्चा डिबेट में अच्छा है ना, तो अब वो हर जगह की डिबेट में उसी ने ही जाना है। एक अक्रॉस द बोर्ड आपकी सोशल स्किल्स पे, आपकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर कहते हैं मैंने कहीं काम होता नहीं देखा, होता होगा, राइट। आई मीन यूनिवर्सिटीज़ में आजकल कोई पिछले 4-5 साल से ज़रा ये कहते हैं ट्रेंड बना है। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, उसमें क्या होता है कि भाई आप के इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप जनाब कहते हैं डाटा साइंसेस में बहुत आगे निकल गए हैं। मैं उस वक्त 2002 की बात है जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एलिमेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस बुक का नाम था, आज भी है मेरे पास, राइट। तब मैंने कहते वाली बुक ली थी, और मैंने उस वक्त AI के ऊपर काम करना शुरू किया था, दो के वो फिर मैंने जस्ट टू कंफर्म बिकॉज ये चीज़ पहले क्लैरिफाई नहीं हुई कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। मैंने जनरली पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस जाएगा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, नहीं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। और उसमें कहते हैं हमारे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कहते हैं पार्ट कंपोनेंट ये काफ़ी ज़्यादा था उसमें हमारा। तो उसमें यह था कि भाई अब आप एक बहुत एक्सपर्ट इंजीनियर तो आप हो, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, आपसे कहते बोला ही नहीं जाता, आपसे स्टेज पे आके प्रेजेंट करनी नहीं आती है आपको। और एक और चीज़ थी कि हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि हम
कम्युनिकेशन स्किल्स को बेसिकली लिंग्विस्टिक स्किल के साथ जोड़ देते हैं। मीन्स कि अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हो ना, इट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। व्हाट आई फिगर्ड आउट कि आप अगर अपनी बात समझा लेते हो और अगले की प्रॉपरली समझ लेते हो, तो दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल। लैंग्वेज तो एक सेकेंडरी चीज़ है ना, कि आप उर्दू में कर रहे हो, सराइकी में कर रहे हो, पंजाबी में, स्पेनिश में, इंग्लिश में, अरेबिक में, किसके अंदर कर रहे हो आप। तो आपको पहले बेसिकली ना बोलना आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में फिर आप बोल लोगे, उर्दू में आप बोल लोगे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग होने लगी है, चलो जी अंग्रेज़ी के अंदर शुरू हो जाओ। अच्छा, वो इंग्लिश भी नहीं बोलते, अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, राइट। तो इस तरह की ना कहते हैं कुछ चीज़ें। और चूँकि मेरी अर्ली लाइफ जो है वो इस चीज़ का कहते हैं शिकार रही है, यानी कि बच्चों की, स्टूडेंट्स की पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी सोशल स्किल्स के ऊपर बिल्कुल भी कहते हैं काम नहीं हुआ होता। हमारे माँ बाप जो थे, उनकी जितनी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें उन्होंने अपना कहते हैं बेस्ट पुट किया, लेकिन वो भी कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस कंट्री थे। और उनके ज़माने में भी बेसिकली कहते हैं, उनके ज़माने में तो खैर रेडियो था, फिर आया टीवी, और फिर वो ब्लैक एंड वाइट, और यानी कि हमारे घर में मुझे याद पड़ता है कि ब्लैक एंड वाइट टीवी था। अच्छा। फिर वो कहते हैं कलर्ड हुआ अर्ली 90s में, राइट। तो ये एक एरिया है जिसके ऊपर अगर कहते हैं काम किया जाए तो बच्चे बहुत तेज़ी से कहते हैं आगे निकल सकते हैं, राइट। और फिर जो मेरी थी यानी कि स्टैमरिंग जो थी, बेसिकली मेरी लुकना जो थी, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे मैं बहुत एक्सेल कर सकता था, मैं चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकता था, मैं आइडियाज़ शेयर करके काफ़ी लोगों को उसके ऊपर ला सकता था, वो चीज़ ना कहते हैं मेरी यानी कि बहुत सारी जगहों के ऊपर मिस हुई। और वो फिर एक मोड़ आया जहाँ पे फिर मेरी वो चीज़, वो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। मेक सेंस। सो 4 साल में आप ग्रेजुएट किए, यू आर ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, तो आप, आई एम अज्यूमिंग 4 साल के अंदर ग्रेजुएट कर गए। हाँ जी, हाँ जी। 4 years के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं हो गई थी, ग्रेजुएशन हो गई थी। हमें बेसिकली कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स और 1-2 टीचर्स जो हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, जो हर यूनिवर्सिटी में आपको हिट पड़ती है। हाँ जी। और अल्लाह का शुक्र है मैं उनकी हिट से भी बच गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एंजॉयड ऑल ग्रेड्स। राइट, ज़बरदस्त। जब आप जनरली मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल से निकलते हैं तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपको ऑफर आती है कि आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिड यू गेट दैट ऑफर एज वेल? उन दिनों यानी कि इन्होंने एक सर्वे करवाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया। रीज़न उसकी ये थी कि उन दिनों ना बेसिकली टेलीकॉम का बूम था, राइट। हम लोग जैसे ही पास आउट हो रहे थे, मतलब आप ये देखें कि 2006 में 80,000 से स्टार्ट मिल रहा है, 45,000 से स्टार्ट मिल रहा है। टेरा डाटा जो थी वो स्टार्ट में आपको कहते हैं 45 या 35 दे रही थी, और इस साल के अंदर अंदर आपको एक काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर ले जाती थी। इवन 100,000 से ऊपर के, और साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स थे। तो वो उन दिनों तो बूम था, कंपनीज थी, इन्वेस्टमेंट थी, तो वो सब सॉफ्टवेयर के, टेलीकॉम के सब लोग कहते हैं घुस गए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में। और बस उसके बाद फिर उन्होंने 2-2 3-3 साल लगाए और सब लोग बाहर। राइट। सो आपने, यू डिडंट गो फॉर अ जॉब? नो, आई डिडंट गो फॉर द जॉब। और मुझसे ना बेसिकली ये था कि एंटरप्रेन्योरल थॉट्स आती रहती थी मुझे। बल्कि एक मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात करूँ कि यू आर बेसिकली थॉट बिहाइंड थिंग्स, राइट। अच्छा, मेरी फ़िलॉसफ़ी उन दिनों क्या थी, जेम्स एलन एक साहब थे, उनकी एक बुक थी एज अ मैन थिंकeth। आप उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, ऐसे छोटी सी बुक है, बट इट वुड चेंज द पैराडाइम ऑफ योर थिंकिंग, राइट। उसके अंदर ना एक सेंटेंस मैंने पढ़ा कि थॉट्स बिकम थिंग्स, राइट। अब ये थॉट बिकम थिंग्स जो है ना, ये चीज़ ना कहीं अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाल दी और समझा दिया कि भाई थॉट बिकम थिंग्स, जो सोचोगे तुम कर लोगे। बस वो दो कि उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको, दो कि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। बड़ी रुथलेस किस्म के सेकंड्स और मिनट्स और आवर्स एंड डेज आएंगे, बट अगर आपकी थॉट आ गई है और वो एक वर्थ एक्टिंग थॉट है, उसके साथ जुड़ जाओ, चल जाओ, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो थिंग्स के अंदर चेंज हो जाएगी। तो बस वो मेरे ज़हन में वो एक चीज़ आई कि भाई कहते हैं मुझे यानी कि कुछ बड़ा करना है, तो बस फिर मैं उसके अंदर लग गया। हाँ, एक चीज़ कहते हैं मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि जो एक पॉजिटिव इवेंट हुआ था मेरे साथ, व्हेन आई डिड माय FSC, ICS किया मैंने। तो उन दिनों जब मैं कहते हैं ज़रा फ्री था, तो उन दिनों ना एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, यानी कि जो UK US वगैरह के अंदर तो ये इसके ऊपर
लॉज मौजूद हैं और आप कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, इसके ऊपर लॉज नहीं है। तो उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ मैंने कोई 3 या 4 माह काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उन दिनों इनकम जो थी 14,000 रुपीज़ पर वीक के ऊपर पहुंच गई थी, जो उस टाइम बहुत अच्छे पैसे होते थे। और दिस इज 98, दिस इज़ 2002 राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी, बल्कि पहले 2 या 3 सेमेस्टर की फ़ी और इस तरह के वो सारे अखराजात थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से हुए थे। अच्छा, वहाँ पे एक दफ़ा यानी कि उन लोगों ने सोशल स्किल्स ऐसी उन्होंने ट्रेनिंग्स कराई, ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग्स कराई थी उन्होंने कि, और मुझसे इतना बुलवाया था, यानी कि उन्होंने एक सिर्फ चांस मिला था, उन्होंने तो नहीं बुलवाया था, एक चांस मिला था जहाँ पे ज़रा यानी कि कुछ ऑप्शंस मिले जहाँ पे ना कहते मैंने बोलना शुरू किया। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के अंदर लुकनत मेरी ख़त्म। और जनाब जहाँ मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि 2 के इट्स इट कैन बी अ फिज़िकल इशू बट मेनली इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू, राइट। और उसमें फिर ये था कि ना मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काबू पा लिया था, लेकिन जब उस एनवायरनमेंट से मैं बाहर निकला तो फिर दोबारा नहीं। सो यू ग्रेजुएट एंड यू गो बैक टू मुल्तान। आपकी क्या पिंडी से ग्रेजुएट किया मेरा ख्याल है, और वहाँ से सीधा फिर वापस मुल्तान चले गए? मैं फिर कहते मुल्तान चला गया। तो व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट? लाइक रादर मैं इसको क्वेश्चन को अल्टरनेट करता हूँ, एम्पावरर्स आपने किस टाइम पे स्टार्ट? एम्पावरर्स के नाम से जो बेसिकली हमने एक्टिविटी स्टार्ट की है, ये हमने कहते हैं 2020 के अंदर की स्टार्ट हमने, राइट। जब मैं कहते हैं यहाँ से चला गया वापस, तो वही एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी और कुछ हटके करने का। तो उसमें यह था कि ना फिर एक एक्टिविटी स्टार्ट की, एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, दैट वाज न्यू हॉराइजन्स इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस, राइट। यानी कि हमने सक्सेस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने का सोचा। उसमें कहते मेरे एक दोस्त थे बहुत अच्छे, मैं उनका नाम भी मेंशन करूँगा, डॉक्टर नदीम आबदी। ही वाज अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन उनको भी ना मेरी तरह के कुछ जरासीम थे उनके अंदर, राइट। तो हम दोनों ने मिलकर कहते हैं स्टार्ट लिया उसका। और वो बेसिकली ट्रेनिंग्स थी कि आपके ना, यानी कि वो एक हमारी रिसर्च थी कि आपकी लाइफ को 12 डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हमने डिवाइड किया, और 1 महीने के अंदर एक एरिया के ऊपर कहते हम काम करते थे, और वीक मतलब 1 मंथ में आपके 4 सेशंस होते थे। वो बेसिकली कहते हैं ट्रेनिंग सेशन थे और उसके अंदर कुछ एक्शन स्टेप्स होते थे। तो उसमें हमने यानी कि काफ़ी अच्छा काम किया हमने, और उस इंस्टीट्यूट को हमने कोई 3 साल चलाया हमने। और उसके बाद फिर डॉक्टर आबदी जो हैं वो कहते हैं ट्रेनिंग्स में माशाल्लाह, तो खैर उनका एक अच्छा नाम है। मैंने फिर उनसे कहा कि नहीं, हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यहाँ पे काफ़ी बात करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इजाज़त दीजिए। वो असल में ना एज में ज़रा मुझसे बड़े थे, तो मैं उनको उस्ताद भी कहता हूँ अपना, ख़ासतौर पे कहते हैं ट्रेनिंग्स में। वो कहते हैं कि मैं उनका उस्ताद हूँ। ये चीज़ अभी हमारी सॉल्व नहीं हुई है, राइट। तो उसमें हुआ ये कि ना मैंने फिर उनसे कहा कि आई वांट टू स्टार्ट द रियल एंटरप्रेन्योरल जर्नी एंड राइट फ्रॉम द रूट्स, बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल पे, वहाँ से ना कहते मैं इसका कहते स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ, ताकि ना कि एक वो जो सॉलिड एक आपकी एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है वो आपके सामने आए कि आप मतलब क्या हो। बातों में तो आप कहते हैं कर लेते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो आएंगे, वो आपको ये चीज़ बताएंगे कि जी आप ऐसे करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। और आप अगर उनसे पूछें कि आपने कभी किया, अच्छा मेरी इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छी एक्टिविटी नहीं करते, राइट। दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग ग्रेट। वो अगर कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं, उन्होंने भी कोई उतार चढ़ाव देखे होंगे, और बाज़ औक़ात एक मोटिवेशनल स्पीकर की आपकी कोई 1 घंटे की कोई स्पीच या एक्टिविटी आपकी लाइफ चेंज कर देती है, दे आर डूइंग ग्रेट। लेकिन ना मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ग्रेट कर रहे हैं तो उन्हें एक स्टेप और ग्रेट करना चाहिए कि वो खुद उस एक्टिविटी के अंदर, अगर वो कहते हैं ना कि आपने बिजनेस करना तो वो खुद बिजनेस करें, राइट, ताकि वो उसके जो रियल पेन्स हैं कि जब आपको मतलब आपने अपना सब कुछ लगाया हुआ होता है, मतलब वही एलन मस्क वाली बात है कि मेरे ख्याल में 2 या 3 रॉकेट्स उसके डिस्ट्रॉय हो चुके थे उसके, और पैसे बिल्कुल ख़त्म हुए खड़े थे। तो जब वो एंड पे उसने फाइनली रॉकेट उतार लिया उसने, अब वो जो रॉकेट उतार लिया वो तो खैर एक बहुत बड़े लेवल की एग्जांपल है। अगर हम अपनी यहाँ पे अगर हम कहते बात करें कि फॉर एग्जांपल आपने ई-कॉमर्स का एक बिज़नेस आपने स्टार्ट किया, राइट। फॉर एग्जांपल आपने कहते हैं आपकी एक प्रोडक्ट है प्लानर्स, राइट।
आपने वो जनाब प्रिंट करवाए, आपने उसके ऊपर बहुत एफर्ट की और आपको उसकी सेल्स भी आई, आपको इशू कहाँ आ गया कि आपका सप्लायर ठीक नहीं था। आपके कहते हैं क्लाइंट्स ने कहा कि जी ये प्लानर और कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन यार बीच में ये क्वालिटी के इश्यूज हैं, पेजेस जुड़े हुए हैं। और अब क्या होता है कि आप कहते हैं यार ये सारी एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें मेरी हो गई यार, अब मैं तो फंसा खड़ा हूँ। कहते हैं मैं अब क्या करूँ, यहाँ पे बोले इश्यूज़ सॉल्व नहीं हो रहे और आपके सारे पैसे लग चुके हैं उसके ऊपर। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आके ना आपकी रियल एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट का पता लगता है कि जब आपके पास और कुछ नहीं है। ये मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ। प्लानर्स, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। अच्छा, वो आपका कोई फिजिकल बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई कहते हैं शॉप हो सकती है। अब उस टाइम पे वो क्या सोल्यूशन करना है, दो कि उसमें ये सोल्यूशन होता है कि आप उस बिजनेस को बंद कर देना, भी बाजू औकात कहते हैं सोल्यूशन होता है, बट उससे पहले वो तमाम ऑप्शंस को देखना। अच्छा, अब ये चीज़ वही बंदा जानता है जिसने रियल टाइम एक रियल एनवायरनमेंट में ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके बोला बिजनेस किया। मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने ये चीज़ें नहीं की वो उस तरीके से आपको ना कहती चीज़ें नहीं बता सकते। तो वो डॉक्टर आब्दी, मैंने उनसे कहा कि जी अब आप न्यू हॉरिजन्स को संभालें, मुझे ज़रा ऑफ दें। फिर मैंने कहते हैं कि अपनी यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। वो बेसिकली एक ERP कंपनी थी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। उसमें फिर ऑब्वियस सी बात है एक फंक्शनल साइड जो है, यानी कि आपको बेसिकली जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर एक कहते हैं मैंने ऐड किए, डेवलपमेंट पार्टनर ऐड किया मैंने। तो वो फिर एक हमने ERP कंपनी बनाई। और मुल्तान में या बल्कि पाकिस्तान में जहाँ पे एक यानी कि कोई कंपनी जो है वो 5 लाख का सॉफ्टवेयर लेने के लिए तैयार नहीं होती, तब उन्हें मतलब 15-15 लाख का सॉफ्टवेयर बेचते थे हम उन्हें। अच्छा, क्योंकि ना सॉफ्टवेयर इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, एक्चुअल चीज़ है उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन। कुछ नहीं है, ऐसे मेरी मुराद ये नहीं कि उसकी डेवलपमेंट कुछ नहीं है, यानी कि it's a business aspect to it. हाँ, it's the problem that it's solving. If पाकिस्तान में ना सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 40 रुपए की CD के अंदर जो है आप पूरा ओरेकल आ जाता है आपके पास, लेकिन एक्चुअल चीज़ है कि उस ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो हमने यानी कि अपना कोडेड अपना डेवलप हमने कहते हैं बोला सॉफ्टवेयर किया और फिर यानी कि मैंने बोली कंपनी चलाई। कितने अर्से चलाई वो कंपनी? वो कंपनी मैंने चलाई 2 साल के लिए। और उसके बाद यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें या तो अपनी ऑडियंस चेंज करनी चाहिए कि वी शुड गो इंटरनेशनल, राइट, और या फिर जो है ना कहते हैं हमें कुछ और एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि हमें वो 15 लाख रुपए में भी एक पूरी इम्प्लीमेंटेशन विद एक बहुत एक्सपेंसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की यानी कि टीम के साथ, यानी कि एंटर हो गए या आप कह लें कि जो बेसिकली आर्टिकल्स के अंदर होते थे या ACCA लोग, उनके साथ मिलके वो वाली सारी कहते हैं डिप्लॉयमेंट करवाना, उनके कहते हैं इंटरनल प्रोसीजर्स कहते हैं स्टार्ट कराना, उनकी यानी कि बिजनेस प्रोसेसेस को देखना, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बेसिकली आपको सिर्फ हेल्प आउट कर रहा होता है, एक्चुअल में तो पीछे ह्यूमंस है ना, एक्चुअल में तो पीछे प्रोसेसेस है। तो मैं पूरा बहुत कॉम्प्रीहेंसिव हम सोल्यूशन दे रहे थे। उसमें फिर यह था कि 2 साल के बाद फिर मैंने यानी कि मेरे जो फंक्शनल पार्टनर जो थे उन्हें फिर मैंने वाली कंपनी हैंड ओवर की कि आप इसको चलाएं। रीज़न ये थी कि मैं ज़रा कुछ ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा फाइनेंशियली प्रोडक्टिव साइड पे आना चाह रहा था। इस दौरान में कहते हैं मेरी एक यानी कि IT हार्डवेयर की बेसिकली कहते हैं मेरी कंपनी थी, क्योंकि हार्डवेयर के लिए ना लोग कहते हैं पाकिस्तान में आपको पैसे दे देते हैं। यहाँ पे ना मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरी एक छोटी सी मिस्टेक थी। आई वॉन्टेड टू स्टे इन पाकिस्तान, आई वॉन्टेड टू स्टे इन मुल्तान, राइट, कि भाई मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, मैंने यहाँ के लोगों को एम्पावर करना है, वो मतलब जो भी एक हाई क्वालिटी चीज़ें मेरे पास थी वो सारी हमने यहीं पे इम्प्लीमेंट की। मिस्टेक इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद अगर कोई 4-5 साल, 2 साल, 6 साल अगर किसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्पेंड किए होते, जिसकी मुझे बहुत ऑफर्स नहीं, बहुत ज़्यादा ऑफर्स नहीं, और मैंने हमेशा मतलब मैं सुनता ही नहीं था, मैं कहता था मतलब यार छोड़ो इसके ऊपर बात नहीं करो, हमें मतलब इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व माई पीपल इन मुल्तान, इन पंजाब, इन पाकिस्तान, राइट। और उसमें हमने फिर अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड किया। हमने फिर एक ई-कॉमर्स साइट भी अपनी बना ली, फिर हमारे ऑपरेशन जो हैं कहते सारे पाकिस्तान के अंदर चले गए। CPEC पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए हमने। तो बस वो करते करते फिर ई-कॉमर्स हम कर रहे थे, तो बस फिर एकदम से इंटरनेशनल ई-कॉमर्स में आ गए। फिर ई-कॉमर्स में किस एरिया में आप काम कर रहे थे प्राइमरीली? वो IT इक्विपमेंट्स और दराज के ऊपर आप कह लें कि मुल्तान के जो बड़े स्टोर्स थे, 3-4 स्टोर्स थे, वो
हमारा ही थे उन दिनों, कहते हैं अभी अली बाबा ने एक्वायर नहीं किया था इसे, तो हमें बहुत मसला आता था। लोग कहते हैं ना कि सेलर 2 नंबरियाँ करते हैं, हमसे बायर्स ऐसी 2 नंबरियाँ करते थे कि सोच है आपकी। अच्छा। अब चूंकि कहते टाइम अभी इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास, वरना मैं आपको वो सिनेरियोज बताता कि बायर जो है आपके साथ कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें करते हैं आपके साथ। ऑब्वियसली सारे नहीं, बट कोई एक बहुत छोटा सा चंक होता है जो आमतौर पे लेकिन वो हिट तो पड़ती है ना, वो अगर 7% भी सर हमारे केस में, मैं आपको छोटी सी हिट बताया तो बाहर चलें शायद ज़्यादा बड़ा वो ना करते हो, लेकिन हमारे केस में भी ऑलमोस्ट 7 to 9% बायर जो है वो माल वापस भेजेगा। मैं आपको एक बताता हूँ, एक खातून है और उस वक्त तक हमने कोई ये फ्रॉड चेक नहीं लगाया हुआ था, उन्होंने 11 दफ़ा मंगवा कर 11 दफ़ा वापस बेच चुकी थी। तो जो एक्चुअल टिकट प्राइस थी उस आइटम की वो थी 1500 रुपये, और उसके ऊपर मुझे शिपिंग जो पड़ चुकी हुई थी, ठीक है, वो तकरीबन 3,500 रुपये पड़ चुकी हुई थी थ्रू आउट ऑल ऑफ दोज ऑर्डर्स, राइट। एंड आई एम श्योर उसके लिए वो कोई बच्ची होगी या कोई जो भी होगा, वो उसने अपने शुगल मेले में का ऑर्डर कर दिया, वॉट एवर। दैट्स व्हाट समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। हम बड़ा ना इस्लाम, अखलाक, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता कि हमारी डेली की चीज़ों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कि हमने यार सोशल मीडिया पे जाके किसी वेबसाइट से कुछ ऑर्डर ही कर दिया ना, व्हाट्स द बिग डील। बिल्कुल। बट एक बंदा आ रहा है आपके घर, आ रहा है आपको आके डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, फिर वो वापस जा रहा है, फिर उसके बाद वो आ रहा है, तो इट्स समथिंग। एंड किसी को कॉस्ट पड़ रही है, कोई ख्वार हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी सारी अकाउंटिंग आउट हो जाती है। फिर आपकी प्रोडक्ट काफ़ी दफ़ा आते जाते में ख़राब हो जाती हैं, वो राइट ऑफ करनी पड़ती हैं। मुझे याद है कि काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का एक ये मसला है कि आपके छोटे बच्चे ऑर्डर कर देते हैं, पेरेंट्स जो है ना जब कॉल उठाते हैं, हमने तो ऑर्डर ही नहीं की, बिल्कुल ये मसला है। लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो है वो घुमाएंगे कि नहीं वो तो यूँ हो गया था, वो एक्चुअली ना हम तो यूँ मूव हो गए, तो ऐसे हो गए। तो हम कहते हैं यार ना, बहाने ना करें, कैंसिल कर देते, बिल्कुल पहले कैंसिल कर देते, हम भेजते ही ना ऐसे। तो डेफिनेटली आई डू गेट इट, इट्स अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट। हमारे चूँकि IT इक्विपमेंट्स थे जिसमें यानी कि CCTV, उनके कहते हैं रिकॉर्डर्स, हार्ड ड्राइव और इस तरह की बोली होती थी चीज़ें बहुत सारी, तो हमारी चीज़ें भी थोड़ी महंगी होती थी, राइट। तो उसमें यह कि अगर एक बंदे ने एक सस्ती चीज़ ऑर्डर की और उसी बंदे ने एक महंगी चीज़ ऑर्डर की, तो महंगी वाली को सस्ती में डाला, उसको रख लिया, और सस्ती वाली को महंगे में डाल के रिटर्न कर दिया, और उसके बाद के जी रॉन्ग आइटम डिलीवर्ड, और उस वाले आइटम को उसने रख लिया। फिर दराज को चीखते रहो, दराज कहता था जी नहीं जी बस कुछ नहीं है। तो इस तरह के इश्यूज़ थे। बट उसके बाद 2018 में बस फिर इंटरनेशनल जो ई-कॉमर्स है, आई स्टार्टेड फ्रॉम अमेज़ॉन बेसिकली आई एम एन अमेज़ॉनर, राइट। और ईबे पे तो बस अल्लाह ताला ऐसे अचानक ले आए, और फिर ईबे पे फिर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सक्सेस दी बहुत इसमें। मुझे ये बताएं कि जो आपने इंटरनेशनल किया उसमें वर यू सेंडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम हेयर, या वर यू ड्रॉप शिपिंग, या वर यू मूविंग स्टफ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड देन मैनेजिंग दैट फ्रॉम देयर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स? एक्चुअली अमेज़ॉन पे जब हमने स्टार्ट लिया ना, तो जो अमेज़ॉन का जो सबसे मुश्किल और महंगा तरीन मॉडल है दैट इज़ अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, राइट। तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया, और उसमें फिर यही था कि आप यानी कि चाइना से आप मैन्युफैक्चर कराते हैं, आप एक्चुअली ना अपनी कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। तो उसमें मेन जो हमारी सोर्सिंग थी दैट वाज फ्रॉम चाइना, और चाइना से आप सोर्स करके उनके वो क्या कहलाते हैं लॉजिस्टिक्स के यूनिट्स जो होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर्स, राइट। तो जो अमेज़ॉन के कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, उसके बाद फिर हम जो अमेज़ॉन होल सेल्स है उसको भी किया साथ के साथ ही मैंने बेसिकली ईबे करना शुरू कर दिया था। तो जैसे ईबे करना शुरू किया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक्स्ट्रा ही सक्सेस दे दिया अल्लाह ताला ने। तो बस उसमें फिर ये था कि हम ईबे के ऊपर काम कर रहे थे, फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि आप हमें भी सिखाएं, फिर हम उनको बताते थे, फिर वो कहते थे हमें और बताएं। तो वही इन शॉर्ट ये है कि फिर एक चीज़ सामने आई कि यार अगर आपको डेडिकेटेडली बताना है तो फिर एक टीम ऑफ ट्रेनर्स और यानी कि कंटेंट और LMS और इस तरह की सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। वो फिर हमारे कहते हैं पेड कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो गए, उसमें दो के जो मतलब मार्केट की निस्बत अगर जो चीज़ हम यानी कि $297 के अंदर सिखाते हैं, तो वही नॉर्मली मार्केट के अंदर $1,800 की कहते हैं सिखाई जा रही होती। तो उसमें आप लोकल और इंटरनेशनल दोनों प्लेयर्स को सिखा रहे हैं? हाँ जी, उसमें कि अभी सिर्फ कहते हैं पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ एंड दी नेशनल। अभी हमें ये है कि कहते हैं हमें बहुत शदीद किस्म की आती है, डिमांड आती है हमें, चूँकि ईबे पे ना कोई इतना कंटेंट ऑनलाइन नहीं है इतना ज़्यादा। तो हमें ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ हो गए और बल्कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं मतलब UK US से भी हमें बहुत शदीद किस्म का प्रेशर है कि आप अपने
कोर्सेज को इंग्लिश में भी लेके आएँ और आप हमें भी सिखाएं। राइट। और ये एक हमारी अचीवमेंट है आजकल। वैसे हम सीरियसली सोच रहे हैं, लेकिन असल में ना हमारा एक कहते माइलस्टोन था कि पाकिस्तानियों की एक तादाद, एक बेहतर तादाद एक दफ़ा जो सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अपवर्क है, फाइवर है, गुरु वगैरह, वो ज़रा ईबे पे आ जाएं। दो केस में हम अगर हम बिज़नेस एस्पेक्ट देखें तो हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, बट वी आर बेसिकली मिशन ओरिएंटेड एज वेल एज मार्जिन ओरिएंटेड। बट वी से विदाउट मार्जिन देर इज़ नो मिशन। आप मार्जिन के बगैर ना कहते मिशन नहीं चला सकते। राइट। तो हमने ना वो जितना मिशन के ऊपर वो जो पैसे लगते हैं तो उतना हम उनको कहते हैं कि ये जो आपने $297 या $797 ये जो आपने फ़ी पे कर रहे हो, दिस इज़ बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर ऑन सेल्फ। राइट। ये इन्वेस्टमेंट आपकी अपने ऊपर है, हमारी तरफ से ये चीज़ फ्री है। राइट। क्योंकि हम तो मतलब जितना का आप दे रहे हो वो सारा आपके ऊपर ही लग रहा है बेसिकली। राइट। तो उसमें बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तानीज़ थोड़े से डोमिनेट कर जाएं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है ओपन कर देंगे, फ्री फॉर ऑल कर देंगे, ओपन कर देंगे हम। जो ईबे के ऊपर आप किस किस्म की प्रोडक्ट्स एसेंशियली कर रहे होते हैं? हाँ, सर्विस ईबे का इस वक्त एक होलसेम मॉडल है कि आप यानी कि ईबे का ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया, ईबे की ड्रॉप शिपिंग होगी, ईबे का कहते हैं प्राइवेट लेबल हो गया, ईबे की आपकी अपनी स्टॉक प्रोडक्ट्स होगी, ईबे की होलसेल होगी। यानी कि ईबे के अंदर जो भी कोई मॉडल्स हैं ना, हम तकरीबन सभी के बारे में उनको समझाते हैं, बताते हैं, फॉर्मेट्स देते हैं, मतलब इवन एक्सेल के फॉर्मेट्स और वर्ड के फॉर्मेट्स, इवन जो हमारी कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस तक होती हैं, मतलब हम सब चीज़ें दे देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह का वास्ता है करो। राइट। और अल्लाह का शुक्र है जो करने वाले हैं, यानी कि जो कहते हैं प्रॉपर्ली सियासत कर रहे होते हैं, तो वो आम तौर पे पास आउट होने से पहले अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। राइट। हम ना ईबे बेसिकली जो हमारा कहते हैं पूरा मैसेज है वो ये है कि आपने बेसिकली बिजनेस बिल्ड करना है। यू आर नॉट हेयर टू बिल्ड अ सिंपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नो, यू हैव टू बिल्ड द बिजनेस। राइट। अच्छा, और बिजनेस बिल्डिंग होती है अक्रॉस द मार्केट प्लेसेस। हम कहते हैं कि योर स्टार्टिंग पॉइंट इन इंटरनेशनल ई कॉमर्स इज ईबे बिकॉज ऑफ इट्स वर्सटाइल नेचर एंड बिकॉज ऑफ इट्स के आपकी जो स्टार्टिंग डॉलर्स हैं वो आपके आसानी से आ जाते हैं। अच्छा, ईबे के बाद हम कहते हैं योर नेक्स्ट स्टेप इज़ द एटसी, देन योर नेक्स्ट स्टेप इज़ द फेसबुक मार्केट प्लेसेस। फेसबुक मार्केट प्लेसेस अभी इतनी मेच्योर नहीं है, बट इट इज़ द नेक्स्ट बिग रियलिटी। यानी कि ऐसे ही है कि जैसे आज से 10 साल पहले आप अगर आप आज सोच रहे हो कि जी मैं शायद अमेजोन कर लेता, तो ऐसा ही है कि जी क्या आप सोचेंगे कि मैं कहते फेसबुक में आ जाऊँ। उसके बाद जनाब आपकी है आपके अपने वेब स्टोर्स, फिर आता है आपका अमेजोन होलसेल एंड योर अमेजोन PL। क्यों? अमेजोन PL के ना फेलियर के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे आपकी वो प्रोडक्ट अगर आपकी फेल हो जाए, तो यू हैव योर ओन वेब स्टोर, यू हैव योर ओन ईबे, यू हैव योर ओन एटसी, आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी एक साइड। दूसरी साइड इसकी ये है कि जो आप अपनी प्रोडक्ट सक्सेसफुली ईबे पे सेल कर रहे हैं, जो आप एटसी के ऊपर सक्सेस सेल कर रहे हैं, जो फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे, जो अपने वेब स्टोर पे, उसी का यार अब आप आगे आप कहते हैं प्राइवेट लेबल कर दो अमेजोन का। राइट। यानी कि ऑलरेडी आपका प्राइवेट लेबल एस्टेब्लिश हुआ हुआ है, आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं, आप बेच रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और आप पैसे बना रहे हैं। अब आपने जो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है प्राइवेट लेबल के ऊपर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी अच्छी खासी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। $50,000 तो एक नॉर्मल बात है। अगर आपने एक बेहतर प्राइसिंग वाली प्रोडक्ट में आना है जो आपको अच्छे पैसे दे, उसके लिए $50,000 आपके ज़हन में होना चाहिए। अमेजोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स की बात हो रही है, वो मार्जिन सेल्स के ऊपर बात हो रही है कि यार जैसे माल उठाया उधर बेच दिया, 2 सेंट इधर रख लिए, $10 की प्रोडक्ट बिकी, $6 जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस थी, $3.96 एक्विजिशन कॉस्ट है, 4 सेंट्स के ऊपर मैं बल्क में कमा लूँगा। जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं एसेंशियली वैल्यू एडेड, राइट? सो व्हेन यू पुट इन अ प्राइवेट लेबल, यू हैव अ वैल्यू एडेड, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ ए कस्टमर सर्विस का एक एलिमेंट ज़रूर है, जिसमें आपने अगर अगले ने कंप्लेन की, आपने उसको एक रिप्लेसमेंट भेज दी, आपने कुछ इस तरह का वो कर दिया, एंड सो दैट थ्रू दैट, वही आपकी बिजनेस वाली बात है कि थ्रू दैट यू आर एक्चुअली एबल टू क्रिएट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट सोल्ड के ऊपर जो मेरा मार्जिन है वो पे उसके हिसाब से इंक्रीज करता है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स वी मिस दैट इन पाकिस्तान, वी डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ, वो कहते हैं यार वो जो हमारा स्टाइल है कि यार बस माल निकालो, छोटी चवन्नियाँ लो, उसके ऊपर अब कस्टमर खुश हो या ना खुश हो, हमारे सर का दर्द नहीं है। ऐसे ही आप लोगों के केस में फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं, तो आर यू स्टिल इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड दैट्स इट,
या do you have this concept of customer service and really sort of owning up to the brand that you're creating? Because और मैं इसमें छोटा सा एक sort of ऐड कर दूंगा. मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि जब हमने प्लानर का बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा हमारा बिकॉज हमारा मीडिया काम है, प्राइमरली मीडिया काम है, एंड सो वी नॉट नेसेसरली इंटरेस्टेड इन एंटायरली न्यू वर्टिकल. तो उस पर मुझे बड़े सारे लोग मिलते थे, वो कहते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने स्मार्ट हो, तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना फ्लिपिंग पे आ जाओ. तो तुम आओ, आके शॉपिफाई का स्टोर खरीदा, माल बेचा, बेचने के बाद जैसे ज़्यादा शोर मचना शुरू किया, फ्लिप किया, अगले ब्रांड पे चले गए. अच्छा, एक तो मुझे उससे अखलाकी तौर पे बड़ा प्रॉब्लम था कि यार आप बस जस्ट ड्रॉप शिपिंग विदाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ के प्रोडक्ट क्या है, किस तरह. चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, चाइना में बड़े और फ्रॉड्स भी हैं. एंड देन यू नॉट रियली प्रोवाइडिंग एनी वन वैल्यू फॉर मनी. कि यार अगर ठीक है वो ज्वेलरी है, वो 300 रुपये की मैं ज्वेलरी खरीदी चाइना से, मैंने उसको जाके 10,000 की बेच दी. एज लॉन्ग एज कि मैंने ऐड चला के बेचता गया, वो बिक गई. जैसे ही नाम ख़राब होना शुरू हुआ तो आगे मूव करके. इट्स नॉट, आप आज भी ये कर रहे हैं, आप 10 साल बाद भी ये कर रहे होंगे. ब्रांड बिल्डिंग का फ़ायदा ये होता है कि इट्स अ स्केल. ऐसे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, शायद आज मैं इन्वेस्ट करके मेरा मंथली ROI 1 मिलियन का हो, शायद बाय 5 years फ्रॉम नाउ मेरा मंथली ROI 10 मिलियन का हो, और उसके बाद फिर मैं उसको 100 मिलियन 200 मिलियन पे ले जा सकता हूँ पोटेंशियली. बिल्कुल. सो व्हाट डू यू थिंक इन ये जो मैंने पूरी आपको चीज़ बताई है, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस? एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस पे आप विदाउट कस्टमर सेंट्रिक हुए आप एक्टिविटी कर ही नहीं सकते. आप ख़ास तौर पे जब आपका प्लान ये हो कि ये जो मैंने अपना प्रोडक्ट है और ये जो मेरा ब्रांड है, इसको मैंने लॉन्ग टर्म लेके चलना है मैंने, राइट. तो इस वजह से ये तो चीज़ आपको करनी पड़ती है, कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है. इवन आप अगर ट्रू ड्रॉप शिपिंग में भी आप अगर हैं, राइट. एक्चुअली मैंने यहाँ पे ट्रू का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि ऑनलाइन आर्बिट्राज एक और कॉन्सेप्ट है और ड्रॉप शिपिंग एक और कॉन्सेप्ट है. हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? एक्चुअली ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होता है कि आपने एक ऑनलाइन रिटेलर से ही यानी कि एक चीज़ सोर्स की और अपने कस्टमर को भेज दी, और वो उसी के नाम से उसी के बॉक्स में जा रही है, राइट. तो ये होता है आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज. इसमें कुछ यानी कि और पॉइंट्स भी हैं, बट जनरली स्पीकिंग ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि किसी और बंदे का सामान है और उसी के वेयर हाउस में ही कहते हैं पड़ा हुआ है, और आपकी उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जब भी कोई कि मैं तुम्हारी इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ, जब भी ऑर्डर आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम मेरे नाम से भेजोगे, राइट. तो ये आपकी होती है ड्रॉप शिपिंग. मतलब इसमें भी कुछ और पॉइंट्स हैं, लेकिन जनरली ये तो उसमें यह है कि आप अगर इवन कहते हैं ड्रॉप शिपिंग में भी आप होते हैं, तो आपको कस्टमर्स को सर्विस देनी पड़ती है. अगर आपने उस स्टोर को, उस अकाउंट को ज़रा लॉन्ग टर्म लेकर चलना हो आपने, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि बस उनका ये होता है कि इस अकाउंट से मैंने $10,000 कमाने, उसके बाद ये अकाउंट बंद ही करना है मैंने, राइट. तो ऑब्वियस बात है, हमारी तो वैसी ना तो थिंकिंग है और ना हम कभी इसके ऊपर अपने कम्युनिटी के अंदर जो बेसिकली एम्पावर्स की जो empowers.co/group है, जो हमारा कहते हैं फेसबुक ग्रुप है, हम उसमें इसके ऊपर इस तरह की नेगेटिव चीज़ों का आइडिया भी नहीं देते हम, राइट. तो उसमें कि आपको कहते हैं कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ेगा, आपको कहते हैं सर्विसेज देनी पड़ेंगी. ये जो अभी आपने बात की ना कि ई-कॉमर्स स्टोर और वहाँ से कहते हैं ड्रॉप शिपिंग की, ऐसा कुछ यानी कि एक्टिविटीज़ लोग करते हैं कि जो कहते हैं नहीं करनी चाहिए. दो कि आप अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स बना के आप उससे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कस्टमर्स को आप बेहतरीन सर्विस आपको कहते हैं देनी पड़ती है. अगर आपकी नीयत है ना कि इसको मैंने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो आपको उनको कहते हैं सर्विस देनी पड़ेगी. अच्छा, फ्लिपिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रोवाइडेड कि आप उस पर काम अच्छा कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स खुश हैं. अब जब आप अपनी उस वाली वेबसाइट को सेल करेंगे तो वो यानी कि 20 टाइम्स ऑफ योर यानी कि मंथली प्रॉफिट से लेके 56-57 टाइम्स ऑफ योर मंथली प्रॉफिट के ऊपर आपकी फ्लिप हो जाती है आपकी वो, राइट. ये भी एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन असल में ना आपको खुद एक अच्छा इंसान रहना है. उसके बाद आपका हर एक्शन, हर चीज़ वो आपकी इंशाल्लाह कहते हैं ठीक चलेगी आपकी. तो फ्लिपिंग में मतलब एक अच्छा बिजनेस है, आना चाहिए इसमें, राइट. अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट आर यू गाइस डूइंग इन टर्म्स ऑफ जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, जैसा सो सनी अली इज़ डूइंग Amazon FBA, यू नो देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स जो कि बड़े विजन के साथ आए हैं कि जी हमने कम से कम 1 लाख बंदा बनाना है जो कि Amazon पे कर रहा हो. पूरी यू नो हम ग्रोइंग अप हमने देखा था कि BPO को इंडियंस ने बहुत एक्टिवली लिया था और बड़ा सक्सेसफुल, फेयरली सक्सेसफुल भी रहा.
तो डू यू थिंक ये जो ई-कॉमर्स वाली साइड है इसके ऊपर पाकिस्तानीज कैन एक्चुअली मेक अ रियल इम्पैक्ट in terms of the global industry? Pakistanis has started making impact, right? यानी कि अब कहते हैं पाकिस्तान को जाना जा रहा है. अभी आपने ने कहते हैं नाम लिया सनी अली का. ही इज़ एल्डर देन आई, तो ऑब्वियसली मैं सनी भाई कहता हूँ उन्हें. सनी भाई उन्होंने कहते हैं एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है. साकिब अज़हर उन्होंने एक कहते हैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है. और भी कहते हैं प्लेयर्स हैं, उस्मान ई कॉमर्स वाला हैं, फिर रेहान अल्लाह वाला हैं जो बेसिकली एक कैटलिस्ट हैं जो इन सबको ना कहते हैं चार्ज कर देते हैं कि भाई आप लोग इस तरह की कहते हैं एक्टिविटी करें. हो सकता है कि जब मैंने इनके कहते हैं नाम लिए हैं, हुज़ैफ़ा अली हैं और भी हैं काफ़ी लोग. हो सकता है कि जब मैंने अभी इनके कहते हैं नाम लिए हैं तो जो व्यूअर्स हैं वो ये सोचेंगे यार ये अपने कंपेटिटर्स के नाम क्यों ले रहे हैं. एक्चुअली एम्पावरर्स का ना बेसिकली जो पैराडाइम है वो कुछ और है. हम इन सबको समझते हैं कि दे आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, राइट. हमारा बेसिकली थिंकिंग ये है कि हमने एक एम्पावर्ड पाकिस्तान बनाना है. दो कि हमें अपना बिजनेस भी करना है, हमें सारी चीज़ें करनी है, बट हमारा मिशन ये है कि एक एम्पावर्ड पाकिस्तान हमने बनाना है. तो ये सब लोग चूंकि एम्पावर्ड पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, वो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं. वो बिजनेस नहीं करेंगे तो वो कैसे आगे चलेंगे. उन्होंने ऑपरेशन चलाने, सारी चीज़ें करनी है उन्होंने. और वो लोग के जो सीखने के लिए आते हैं और कहते हैं यार आप एक एम्पावर्ड पाकिस्तान बना रहे हैं तो जी आप हमसे से कहते हैं फीस क्यों ले रहे हैं. तो भाई तुमने सीख के क्या करना है. हाँ. तुमने भी तो पैसे कमाने हैं ना यार. हाँ. तो एज अ पाकिस्तानी ये माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है कि जो आप वो इन लोगों को दे रहे होते हैं बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर रहे होते हैं. तो ये सब लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं. ये सब लोग कहते हैं एक अच्छा काम करें. और जिस आप कह लें कि स्पीड के साथ ये लोग जा रहे हैं तो आई एम श्योर कि 2025 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत अच्छा ग्लोबल इम्पैक्ट इंशाल्लाह कहते हैं क्रिएट करने जा रहा है. अब आप देखें कि एम्पावर्स को अभी 1.5 साल हुआ है. अभी 2021 अलोन हमने 1 अरब 7 करोड़ 66 लाख रुपए की सेल्स हमारे स्टूडेंट्स ने या हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो चीज़ें जिन पे हमने उन्हें एम्पावर किया उसके थ्रू उन्होंने माशाल्लाह से इतने की सेल्स जनरेट की हैं उन्होंने. राइट. तो 1 अरब 6 करोड़ 77 लाख अगर एम्पावरर्स के इस प्लेटफॉर्म ने की हैं तो ये लोग तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहते हैं क्रिएट कर रहे होंगे. और अब हम इंशाल्लाह इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं फास्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह. और एक और चीज़ है कि पोटेंशियल है हमारे लोगों में, सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाना है, सिर्फ उनको ना कहते हैं कंधे के ऊपर हाथ रखना है. अब हमारे पास 20 केसेस इस तरह के कि एक बंदा मोटिवेट होके आया पहले 1-2 महीने यानी कि पास आउट होने के बाद पहले 1-2 महीने कुछ भी नहीं किया उसने, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था. वो बस ग्रुप में थोड़े एक्टिव रहे, ग्रुप में आते रहते थे जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें. और उन्होंने किसी और की सक्सेस स्टोरी देखी कि इसने इतने $100 बना लिए, इसने इतने $1000 बना लिए, फिर उन्हें एकदम से मोटिवेशन आ गई, फिर वो दोबारा यानी कि ना वो छोड़ा नहीं, लगे रहे. तो जो बंदा लगा रहेगा ही विल अर्न. राइट. तो ये इस तरह के तो हमारे सामने यार 20 केसेस हैं. मुझे बताएं व्हाट आर द मार्जिन्स लाइक. सो आपने बात की 1 अरब 6 करोड़ 77 लाख right rupees. That's essentially your revenue that you've moved, and so उसमें से एक certain amount होगी जो कि आपका मार्जिन है, जो मार्जिन आप पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं अपने पास लेकर. व्हाट इज़ द एवरेज मार्जिन लुक लाइक? इसमें चूँकि बहुत सारे स्टोर्स हैं वो UK US के भी हैं, eBay के. अच्छा ये अभी ना मैंने खालिसतन eBay की बात की है, अभी मैंने इसके अंदर Etsy शामिल नहीं किया, अभी इसके अंदर ना कहते हैं मैंने Facebook मार्केटप्लेस शामिल नहीं की और मैंने अदर चीज़ें भी शामिल नहीं की. अच्छा इसमें यह है कि आप स्ट्रेट अवे एक वेरी कंजर्वेटिव फिगर के 10% तो आप समझें कि पाकिस्तान में लैंड किया है. राइट. अच्छा इसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आप कह लें कि ड्रॉप शिपिंग की हैं. इसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वो हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उन्होंने सामान मंगवाया हुआ और सारी चीज़ें हैं और ये लोग यहाँ से सर्विसेज दे रहे हैं. ये लोग यहाँ से यानी कि उनके अकाउंट्स के ये ऊपर काम कर रहे हैं या उनके साथ कहते हैं पार्टनर्स हैं ये लोग. राइट. और अब चूँकि हम इस वक्त कहते हैं बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो भी eBay के ऊपर इंटरनेशनली सेल होनी शुरू हों. राइट. अच्छा मैं जब भी eBay कहूँगा ना तो आपके ज़हन में वो बात आनी चाहिए कि वो जो एक पूरा प्रोसेस है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट eBay है. eBay, Etsy, फेसबुक मार्केट प्लेसेस, यूरोन वेब स्टोर्स और फिर उसके बाद अमेजोन. इसमें और चीज़ें भी हैं बट ये तो उसमें यानी कि 10% तो उसका स्ट्रेट अवे पाकिस्तान में लैंड किया है. ठीक है.
और यानी कि वो एक साल के अंदर कोई मोर देन 15 एजेंसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं क्रिएट हुई हैं, इससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन 15 वो हैं कि जिसके बारे में कहते हैं मुझे नॉलेज है कि हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एजेंसी क्रिएट कर ली। एजेंसी से मुराद है कि 7, 8, 9, 10 एम्प्लॉइज़ हो गए और अब वो कहते हैं सर्विसेज दे रहे हैं और अब वो कहते हैं डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, राइट। तो ये एक यानी कि एम्पावरमेंट का है, कॉन्सेप्ट है, तो उसके तहत ये चल रहे हैं, राइट। डू यू थिंक कि इसमें से जाहिर है कि ये लॉट ऑफ दिस फॉरेक्स, राइट, ये PKR में नहीं हो रहा। आपने दरमियान में मेंशन किया, आपने कहा कि पाकिस्तान से भी हम सोर्सिंग की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक कि हम पाकिस्तान का कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लेकर जा सकते हैं? बहुत सारे हैं इस वक्त, यानी कि कोई 30 से, सॉरी मैंने आपकी कहते बात काट दी, 30 से ज़्यादा इस वक्त तो वो मैन्युफैक्चरर्स हैं कि जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जब एम्पावर्स का ये देखा और ईबे देखा तो उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भेजनी और सेल करनी शुरू कर दी हैं, राइट। और अगर हम कहते हैं बात करें जो जेमस्टोन मार्केट है तो वो तो बहुत बड़ा नंबर है कि जिन्हें अल्लाह का शुक्र हम लोग एम्पावर करें। अच्छा, ये तो मैंने अभी बोला 30, ये 30 वो हैं कि जो डायरेक्टली जिन्होंने कुछ हमसे कोई आप कहें कि कोई स्पोर्ट ली या वो हमारे स्टूडेंट्स बने या मतलब इस तरह की। वैसे इस वक्त सियालकोट, वज़ीराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, सवात और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली बहुत अच्छे मार्जिन्स के ऊपर, ईबे के ऊपर, एटसी के ऊपर और अदर मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल कर रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ये तो बल्कि अभी मैं कहते हैं ये वाली कहते हैं बात करने लगो इस बात को ना, आप यानी कि इस पॉडकास्ट का जो स्टार्ट में इंट्रो होता है तो आप इसको बेशक कहते हैं वहाँ पर भी कहते हैं चलाइएगा, क्योंकि ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। जब एम्पावर्स जो है ना वो बेसिकली बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर माइंडसेट बनाता है लोगों का। हमारी एक ट्रेनिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं द पुअर, द मीडियोकर, द रिच, ठीक है, जिसके अंदर हम बड़ी डिटेल के अंदर बताते हैं कि कौन सा माइंड वो है कि जो आप पुअर ही रहते हैं या अगर अभी कुछ 4 पैसे हैं तो तभी आप पुअर बन जाएंगे। मीडियोकर्स को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेचारे, क्योंकि दे आर नॉट रिच बट दे ट्राई टू लुक लाइक रिच, राइट। और जो रिच होते हैं वो बेसिकली होते हैं रिच होते हैं। अच्छा, हमने ना एक बेसिकली फाइनेंशियल लैडर एक अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि आपने इस वाले लैडर के ऊपर चलना है, जिसका स्टेप 1 होता है जॉब, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई ये जो लोग कहते हैं ना कि जी मैं 9 से 5 की जॉब में था, गुलामी में था, मेरी ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल थी, तो भाई प्लीज़ ऐसा ना कहो। उनसे पूछो जिनके पास जॉब भी नहीं है, तो पहले तो शुक्र अदा करो कि आपके पास जॉब है, राइट। तो जॉब इज़ योर फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट फाइनेंशियल लैडर, राइट। अच्छा, इसका ना सेकेंड स्टेप है योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप अगर जॉब में फंस गए हैं, राइट, और आप चाह रहे हैं कि जी मैंने कुछ और करना है, तो साथ साथ कुछ स्किल सीखना शुरू करें, और अगर कुछ स्किल आती है तो कोशिश करें कि उसको ना कोई ऑफ़र करना शुरू करें, उसकी कहते हैं सर्विसेज, उसकी कहते हैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज या कुछ और कि जिससे आपके पास थोड़े बेहतर पैसे आने शुरू हों। तो वो जो आपके एक फ्रीलांसिंग से आपके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम आपके पास बनेगी, राइट। ये अब आपको एम्पावर करेगी कि अब आप जो थर्ड स्टेप है जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस हमारी डेफिनेशन के मुताबिक वो चीज़ होती है कि जो आपके बहुत कम टाइम या यानी कि विदाउट योर प्रेजेंस ऑटोमेटिकली चल रहा हो, हम उसको कहते हैं बिजनेस। यानी कि आपका अगर एक करियाना स्टोर है, वी कॉल के ये आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप सारा दिन यहाँ बैठे हैं। अगर वो करियाना स्टोर आपकी प्रेजेंस के बगैर चलता है तो फिर वो आपका बिजनेस है। ये हमारी अपनी डेफिनेशन है, राइट। अच्छा, तो आपने 2 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल एटलीस्ट आपको आपकी एक डायरेक्शन क्लियर हो कि आज आप अगर जॉब पे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो आपको अल्टीमेटली बिजनेस पे आना है, ठीक हो गया। हम ये कहते हैं कि इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर अ लॉयर और यू आर अ फ्रीलांसर, अगर आप खुद बैठे हैं, आप अगर 1 मिलियन भी कमा रहे हैं ना महीने का, तो हमारे लिहाज से आप अभी स्टेप 2 पे ही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम लेवरेज नहीं है, आपके पास पैसिव इनकम नहीं है ना। हाँ जी, पीपल लेवरेज नहीं है। अच्छा, आपका थर्ड स्टेप है बिजनेस के जो आपकी प्रेजेंस के बगैर चलता हो या बहुत कम टाइम मांगता हो आपका, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है जहाँ पे आपने इन्वेस्टर बनना है आपने, ठीक हो गया।
अच्छा, ये जो आपका फोर्थ स्टेप है, इसमें आप मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ वेंचर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप एक माइक्रो फाइनेंस बैंक खड़ा कर रहे हैं या आपको, राइट, ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्योंकि आई से कि यू डो नॉट इन्वेस्ट ऑन द स्टार्टअप्स और द आइडियाज़, यू बेसिकली इन्वेस्ट ऑन पीपल। राइट, वो बंदा जो वो आइडिया लेके आया है, वो कितना पैशन रखता है, वो किस तरह का बंदा है। क्योंकि एक बंदा राइट अगर आपको मिल गया और आपकी केमिस्ट्री मैच कर गई, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप समझें कि आपकी जेब में, अब आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं आपके, राइट। तो ये हैं, कहते हैं 4 स्टेप्स, और इट कैन टेक अप टू 10 years, 15 years, 3 years, 5 years, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलेक्ट, योर कैपेसिटी, योर रिसोर्सेज एंड ऑब्वियसली योर किस्मत, राइट। और आपकी अम्मी कितनी खुश हैं आपसे, आपके अब्बू कितने खुश हैं, वो कितनी दुआएं दे रहे हैं आपको, राइट। तो और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बेगम कितनी खुश हैं आपसे। तो उसमें ये है कि ये एक पाथ है, और इस पाथ को आप अगर लेकर चलते हैं तो आप इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अगर लेकर चलते हैं, तो जब आप एक इन्वेस्टर फेस पे आप आ जाते हैं, तो फिर आप उस जिसे कहते हैं कि वो जो एक किचन का एक आपका ये साइकिल होता है, आप उससे बाहर आ जाते हैं, और फिर आप अदर लोगों की जो एम्पावरमेंट है, आप उसके ऊपर कहते हैं काम कर रहे होते हैं। फिर आपका दिमाग भी काम करता है, आइडियाज़ भी आते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट, देखें, इन्वेस्टमेंट अगर आपने 10 लोगों के साथ की, 8 के साथ डूब गई ना, तो 2 आपको वो सारी चीज़ें पूरी कर देगी। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू बी कैलकुलेटेड, आप सारी चीज़ें देख के ही आप करेंगे। ऐसे नहीं कि एक चने बेचने वाला बंदा है जो कि एक अच्छा कारोबार है, उसके साथ आपने इन्वेस्ट करना है, तो आप चने बेचने के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें। उसको आप ये नहीं कहेंगे कि यार तुमने एक गूगल से इंटीग्रेट करके कोई एप्लीकेशन बनानी है, ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों का आपने कहते ख्याल रखते हुए आप इन्वेस्ट करें लोगों के ऊपर, और यू विल बी अर्निंग इंशाल्लाह। 100%। कासिम भाई, we're at the 52-minute mark, almost nearing an hour, हम उसके ऊपर रैप अप करने की कोशिश करते हैं। I'm gonna ask you a question जनरली, जो कि मैं तमाम गेस्ट से पूछता हूँ। You're 39 years old right now. Yes. You're going to be 69 in 30 years. Sure. And generally that's, I mean, बड़ी एक अच्छी एज होती है, most powerful एज होती है। How do you see Pakistan 30 years from now? जब आप उस टाइम पे होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के होपफुली बच्चे हो चुके होंगे, एंड जब आप पर्टिकुलरली, मेरा माई सन जस्ट टर्न 1 वेरी रिसेंटली, एंड जब आप अपने बच्चों का सोचते हैं तो आप सडनली फ्यूचर के बारे में परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जब तक मेरा बेटा नहीं था तो मुझे कभी टेंशन नहीं थी पाकिस्तान की, मुझे होता था जो भी है ठीक है कर लेंगे। बट सडनली जब बेटा हुआ तो आपके दिमाग में 10 ख्यालात आते हैं, आप सोचते हो कि यार अच्छा पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, सिक्योर होगा नहीं होगा। आज ही हम बात कर रहे हैं तो देयर इज़ अ बॉम्ब ब्लास्ट इन पेशावर, आई बिलीव मोर देन 30 people have died. सिचुएशन कीप्स ऑन टर्निंग अप एंड डाउन। तो बड़ा एक कन्फ्यूजिंग सी टेंशन रहती है, और आई एम ऑलवेज ऑन लुक आउट टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है इस मुल्क में, कि मैं किसी तरीके से, जाहिर है वो तो खुदा ही जानता है कि किस तरीके से चीज़ें मूव करेंगी, बट इंसान एटलीस्ट एक सॉर्ट ऑफ डेटा को इस्तेमाल करके एक रफ गैस बना सकता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप पाकिस्तान में रहे पूरी ज़िंदगी, अपने दरमियान में कहा शायद वो एक गलत डिसीजन भी था कि थोड़े से के लिए बाहर चले जाते। हाउ डू यू सी पाकिस्तान 30 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen and experienced over time? बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक पहले मैं छोटी सी बात कर दूं। जो मुझसे एक स्टेप बड़े भाई जो हैं, वो बहुत ज़ोर लगाते थे कि यार, कहते हैं तुम इतने एजुकेटेड हो, इतने आइडियाज़ हैं और सारी चीज़ें हैं, और तो इतने ज़बरदस्त किस्म के, कहते तुम काम करते हो तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए, तुम बाहर जाओ। मेरे ऊपर चढ़े रहते थे, धक्के देते थे मुझे, और मैं उनसे कहता कि अच्छा ठीक है जाएंगे। तो आजकल वो जब पूछते हैं हाँ भाई तो मैं उन्हें कहता हूँ हाँ जी, आपकी ये वाली बात सही थी। एक्चुअली ही यूज़ टू बी देयर, मलेशिया रहे वो, और इसके अलावा यानी कि मलाइशिया रहे, और यूएई में रहे काफ़ी अर्सा, और काफ़ी अच्छे बिजनेसेस थे उनके। खैर, ये तो एक तरफ। अच्छा, मैं ना बेसिकली एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ। मुझे रियलिस्टिक होना चाहिए, बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं देखूँ ना, तो पाकिस्तान को मैं नेक्स्ट 30 years के अंदर एक वर्ल्ड पावर के तौर पे देखता हूँ। रीज़न्स हैं उसकी, बहुत सारी डेटा है उसका बहुत सारा। मैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर तो बात नहीं करूँगा, मतलब मेरी इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये कोई जियो पॉलिटिकल बात है, बट वी आर दिस टू चाइना। हम चाइना के लिए ये है, राइट। चाइना इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर और द एग्जिस्टिंग सुपर पावर। अच्छा, हम चाइना के लिए ये हैं, और चाइना इसको बचाने के लिए कुछ भी करेगा।
और अभी रिसेंट सिचुएशंस के अंदर जो है रशिया की मोहब्बतें भी हमारे साथ कहते हैं बढ़ गई हैं काफ़ी, ठीक है, और हमने भी उसे वेलकम कर दिया हमने उसे। फिर हमने कुछ एब्सोल्युटली नॉट वाली बातें भी हमने कर दी हैं, वो पॉलिटिकली ठीक हैं या नहीं है, मैं इस डिबेट में नहीं जाता। बट ये कि ना स्टांस लिया है एक कहते हैं पाकिस्तान ने, और जब आप कहते हैं स्टांस लेते हैं, जब आप अपनी चीज़ें मनवाते हैं और आप उसके मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सितंबर 22 से लेके आज तक, राइट, जो पाकिस्तान की आईटी और ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेसेस की पॉलिसीज़ में जो काम हुआ है, सितंबर में 2021 की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, 6 months हो गए तकरीबन, ऑलमोस्ट 6 months। ये पीसी भूरबंद के अंदर मिनिस्टर ऑफ आईटी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, SECP, FBR, डिफरेंट बैंक्स और यानी कि पेमेंट प्रोसेसर्स और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, आईटी कंपनीज, पाशा, सब लोग इकट्ठे हुए थे और एक कहते हैं पॉलिसी के ऊपर, जिसके ऊपर पहले कुछ ड्राफ्टिंग हुई थी, उसके ऊपर ना कहते हैं 2 दिन का बड़ा डीप सेशन हुआ था। उसके बाद कहते हैं मिनिस्टर ऑफ ई कॉमर्स ने, पाशा ने, PSAB ने, मिनिस्टर ऑफ आईटी ने, मतलब और PTA ने भी बहुत इसके ऊपर कहते हैं काम किया। शायद उनको ना एक बड़ी एक थपकी भी मिल रही थी गवर्नमेंट से कि ठीक है आप इसके ऊपर कहते हैं काम करो। तो इन 6 महीनों के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर और जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम हुआ है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के डिजिटल बिजनेसेस हैं, मैं इस वक्त सिर्फ ई कॉमर्स या सिर्फ आईटी की मैं कहते बात नहीं कर रहा, इसमें आईटी इनेबल्ड चीज़ें भी हैं और सारी हैं। तो अगर सिर्फ उस एक चीज़ को ही मैं देख लूँ, ठीक है, तो पाकिस्तान जो दिन कहते हैं शौकत तरीन साहब ने ई कॉमर्स कन्वेंशन पे, जो हमारे कहते हैं वज़ीर ख़जाना, उन्होंने जो $50 बिलियन की एक्सपोर्ट बोली थी ना, मैं उसको कहते हैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि 2030 तक वी कैन टच दैट और इवन बिफोर। और सेकंड ये जो चीज़ है कि जो कहते हैं हमारी एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसकी वजह से हमें कहते हैं बहुत सारे फ़ायदे होने जा रहे हैं अगर हम चीज़ों को इंटरनेशनली थोड़ा मैनेज कर लें बेहतर अंदाज से। तो पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी दी वर्ल्ड पावर बाय 2030। वर्ल्ड पावर्स में ये ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि हम यानी कि कोई मतलब सुपर पावर में हम आ जाएंगे, बट हमारी बात सुनी जाएगी और हमारे मुताबिक डिसीजंस भी होंगे हमारे मुताबिक। एटलीस्ट हैव अ सीट ऑन द टेबल। हाँ जी। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और है कि जो सेकंड पार्ट था आपके इस वाले क्वेश्चन का कि जो हमारी जनरेशन है, ऑब्वियसली अगर हम कहते हैं एक वर्ल्ड पावर बन रहे हैं तो हमारी जनरेशन्स को भी ज़रा इज़्ज़त की निगाह से देखना ये शुरू किया जाएगा। और आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक इन दिस। ये जो भी मैंने डिजिटल बिजनेसेस की बेसिकली मैंने बात की, हमारी एक प्रोडक्ट है contentstudio.io, जो यानी कि पाकिस्तानियों के लिए 70% ऑफ पे होती है। contentstudio.io/पाकिस्तान आप अगर लिखें, ये बेसिकली एक आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये टूल है, क्लाउड बेस्ड टूल है। गोरों को तो हम यानी कि $50 का हम लोग बेचते हैं, जो कहते हैं बेसिक प्लान है। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे पैसे दे रही है, बहुत अच्छे पैसे दे रही है अल्लाह के फजल से। और सेकंड एक हमारी क्लाउड एप्लीकेशन आ रही है जो बेसिकली अभी स्टार्ट में तो ईबे और एडसी सेलर्स के लिए होगी कि वो बेसिकली APIs के थ्रू इंटीग्रेटेड होगी कि आपके जो भी ईबे पे ऑर्डर्स आए हैं एक क्लिक करें तो वो सारे आपके उसके फाइनेंशियल्स वगैरह और सारी आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग वो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू, और अगर आपने लिस्टिंग वगैरह करनी है तो सारी उसी एप्लीकेशन के थ्रू इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह कहते हैं मार्च के एंड पे हमारा उसका कहते हैं बीटा लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह। अभी सिर्फ इन 2 एप्लीकेशंस के ऊपर अगर मैं ये वाली बात करूँ ना, तो मैं एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखता हूँ। यानी कि अभी हम कंटेंट स्टूडियो के अंदर अभी AI बेस्ड हमारे बहुत सारे फंक्शंस आ गए हैं, और अभी कहते हैं कंटेंट स्टूडियो से अलाइंड हमारी और प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं इंशाल्लाह। इसी तरीके से ये जो हमारा eBay और ई कॉमर्स वाला टूल है, इसका नाम है eBoss, एम्पावर्स बिजनेस वन स्टॉप सोल्यूशन, eBoss। तो इसका ही अगर ये एक बहुत बड़ा कहते हैं पोटेंशियल है, तो अगर हमने इस तरह की सिर्फ 10,000 जो कोई बड़ा नंबर नहीं है, अगले 2 सालों के अंदर हम सिर्फ 10,000 एप्लीकेशंस खड़ी करके जिसके क्लाइंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड होंगे, तो पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी ऐसी बन जाएगी कि हमारी और आपकी सोच है। अच्छा, इसी तरीके से अभी जो मैंने एक छोटी सी बात की थी कि जो पाकिस्तानी जेम स्टोन, जो पाकिस्तानी जेम ज्वेलरी है,
इसी को ही अगर हम सिर्फ IT इनेबल कर दें, ई-कॉमर्स इनेबल कर दें, इसकी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर अगर हम कहते काम स्टार्ट कर दें, तो ये इतना बड़ा पोटेंशल है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी की कहते हैं इसके अंदर प्राइसिंग होती है, मतलब इतनी इसके अंदर वेरिएशंस हैं कि अगर सिर्फ आप 2030 तक आप सिर्फ पाकिस्तान के 10,000 ब्रांड्स अगर बिल्ड करते हैं, मैं कोई बहुत बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10,000 वो ब्रांड्स के जिन्होंने $1 लाख की 1 साल के अंदर सेल्स करनी है, जो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम क्यों नहीं है? क्योंकि 10,000 जेमस्टोन सेलर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं, उनको ई-कॉमर्स के ऊपर लेकर आना है आपने, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट्स को सर्विस कर सकें। ठीक हो गया। 2,000 लोग एक यानी कि कहते हैं, मेरे पास डाटा है कि 2,000 लोग इस वक्त ईबे के ऊपर रॉ जेमस्टोन सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। और वो 2,000 लोग तकरीबन कोई 24 से 36 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू अर्न करते हैं, राइट, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है जिसका किसी को पता ही नहीं है, और वो पाकिस्तान की ई-कॉमर्स सेल्स की कैलकुलेशन में आता भी नहीं है। इंटरेस्टिंग। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके ऊपर कहते हैं कोई पॉलिसी नहीं है, तो वो कभी कहते हैं पाकिस्तान पोस्ट से जा रहा है, कभी वो DHL से जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं कि जिनका सिर्फ DHL का जो बिल है 1 महीने का वो 6 से 7 लाख रुपया होता है। अच्छा। तो अगर 6 से 7 लाख रुपये अगर DHL का उनका बिल है, तो उनकी मतलब सेल्स उनकी कितनी होंगी, राइट। तो उसमें यह कि अगर सिर्फ इन दो को ही अगर हम देख लें, तो ये आपकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपकी गेम है। और कहाँ फिर कहते हैं पाकिस्तान का कहते हैं टूरिज़म है, उसके बाद जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और चाइना की जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजरनी है, जो अभी कहते हैं एविएशन के अंदर अभी हमारे बहुत सारे रूट्स हैं जिनके ऊपर कहते हैं काम नहीं हो रहा, राइट। इस तरीके से अभी हमारी कहते हैं विलेज और कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री है कहते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, जैसे शायद अभी आपने भी डिस्कस किया था कि आपकी जो मिसेस हैं वो डिफरेंट विलेज ये जो फीमेल्स हैं उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं आप उन्हें एम्पावर करते हैं ताकि वो भी इंटरनेशनली या ई-कॉमर्स के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर सेल हो। तो अगर उन चीज़ों को थोड़ा सा कहते हैं चैनलाइज कर लिया जाए, तो डिजिटल इकोनॉमी हमारी जो है वो $50 बिलियन और बाय 2030 कोई मसला ही नहीं है। और मुझे एक थोड़ी सी खुशी थी कि जब ई-कॉमर्स कन्वेंशन पे जो SAPM टू प्राइम मिनिस्टर ने जब $9.8 बिलियन की सेल्स की बात की कि हम बाय 2025 हम यानी कि $9.8 बिलियन तक लेकर जा रहे हैं। 2023 था या 2025 था, तो वो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि एटलीस्ट उन्होंने थोड़ा सा बड़ा सोचा तो है यार। मतलब वही थॉट्स बिकम थिंग्स वाली बात है कि यार आपने अगर सोचा ही नहीं तो फिर तो चांसेस ही नहीं है ना होने के। आपने सोच लिया तो 1% चांस पैदा हो गया कि काम हो जाएगा, राइट। और उन्होंने $9.8 बिलियन बोला। आई श्योर यू कि अगर हालात ऐसे ज़रा स्टेबल रहते हैं, कोई आउट ऑफ द वे कोई चीज़ नहीं होती, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई वॉर या कोई इस तरह के बोले मामला नहीं होते या कोई सैंक्शंस वाले मामला नहीं होते, तो 2025 से पहले पाकिस्तान $10 बिलियन को आसानी से क्रॉस कर जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। चलें कासिम भाई, आई होप दैट्स ट्रू एंड आई होप कि वी आर एबल टू सी द फ्यूचर दैट यू एनविजन। एक्साइटिंग बात ये है कि लॉट ऑफ पीपल दैट आई स्पीक टू ऑन द पॉडकास्ट एज वेल, जनरली मैं तकरीबन आपके मेरे ख्याल 219th एपिसोड है और 220th एपिसोड है, और interestingly I've seen a change as well. The first 100 episodes में ये सवाल मैं समझ लें कि पहले सीज़न से करता आ रहा हूँ। First 100 episodes के ऊपर we still had a fairly cynical view. Next 100 episodes के ऊपर it became cynical, half and half, cynical and then positive. And इस सीज़न में overwhelmingly मुझे बड़ा पॉजिटिव हुआ है, एंड आई कैन सी देयर इज़ अ चेंज। मुझे पर्सनली ये लगता है, मेरा मानना हमेशा ये है कि होप इज़ अ वेरी पावरफुल मोटिवेटर। यू कैन बी इन द वर्स्ट ऑफ प्लेसेस विद द वर्स्ट ऑफ वेरिएबल्स, एंड इफ़ यू हैव होप यू कैन सस्टेन, बट यू कुड बी इन द बेस्ट ऑफ प्लेस विदाउट होप, I mean there is no future. And so I think just the fact that there are a lot of hopeful people, hopeful thought leaders who are trying really hard कि वो हाथ पाँव मार कर वो कहें जी ऐसी की तैसी हमने तो आगे निकलना ही है। आई थिंक देन वही वाली बात है कि थॉट बिकम थिंग्स, एंड जब आपका किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो कायनात आपके लिए इनेबल करती है। बिल्कुल। कासिम भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, फॉर sharing all the insight. It's very, I think the most fascinating part in this entire conversation was the fact that you're probably one of the only few people who I've spoken to जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर बैठ कर उन्होंने अपना पूरा करियर बनाया, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया, सेटअप बनाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, particularly साउथ पंजाब. I'm very bullish on that. I know कि over the next 2 to 3 years
we're going to hear more and more about South Punjab as I don't know इस cycle में तो शायद नहीं, but 2023 के बाद वाले cycle के अंदर hopefully we'll see a province out of there as well, and वो एक national prominence में वो आना शुरू हो जाएगा. तो I'm really excited to hear कि माशाल्लाह you've gotten such a great success story. Thank you so much for being part of the show. थैंक यू वेरी मच. और इसमें मुझे भी खुशी है खासी कि थॉट बिहाइंड थिंग्स में आज हमने थॉट्स बिकम थिंग्स के ऊपर बात की हमने, और एक यानी कि बहुत क्वालिटी हमारी कहते हैं कन्वर्सेशन हुई है. अब आपने साउथ पंजाब के ऊपर बात की तो जाते थे मैं एक छोटी सी बात कर दूं कि अभी कहते हैं पिछले दिनों साउथ पंजाब की जो फर्स्ट एवर IT एंड टेक कॉन्फ्रेंस हुई टेक नेशन के नाम से, राइट. और उसके अंदर कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT, PSAB, पाशा और सेप्टा जो बेसिकली यानी कि साउथ पंजाब की बेसिकली IT ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. तो हमारे लिए भी हैरानी की बात थी कि साउथ पंजाब में ऐसी कंपनीज हैं 300 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ एक कंपनी के अंदर, और इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज दे रहे हैं कि आई वाज एस्टोनिश्ड. और पिछले एक महीने के अंदर 2 बहुत बड़ी IT कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वहाँ पे. एक मुल्तान में हुई है और एक हुई बहावलपुर में, एक यानी कि BZU, और एक हुई इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जिसमें यानी कि स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा हशाम भाई और मतलब सब लोग आए हुए थे वहाँ पे. और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है. और ये जो भी आपने होप की खेवली बात की, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा एम्पावरिंग माहौल दे, क्योंकि हम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी गवर्नमेंट से ना तो कभी कुछ एक्सपेक्ट किया और ना कभी सोचते हैं. हम ये सोचते हैं कि ना हमने क्या करना है, राइट. तो ये 2023 तक इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी स्टोरीज़ कहते हैं वहाँ से निकलने वाली हैं इंशाल्लाह. और इस वक्त पाकिस्तान की जो BPO की जो 2-3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली अमेजोन BPO करती है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्रॉम मुल्तान बेसिकली. वेरी गुड. क्या नाम है इसका? इसका नाम है ई-कॉमर्स आउटसेट. ज़बरदस्त. ई-कॉमर्स आउटसेट नाम है उनका, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह. और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं. चूँकि हम हर किसी को अपना कंट्रीब्यूटर समझते हैं, इस वजह से हम किसी का नाम लेने में कभी भी सोचते नहीं हैं कि भाई ही इज़ आर कंपेटिटर. दे आर द कंट्रीब्यूटर्स, दे आर प्लेइंग वेरी वेल, और अल्लाह ताला हम सबको मिल के आगे लेके चले. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात होगी. थैंक यू. परफेक्ट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद आएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा. कासिम भाई ने जो बातें की हैं उससे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एवरीथिंग दैट ही सेड. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. ईजी पैसा जायज़ कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा. यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.